नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फेराडे लॉ। देखो फेराडे लॉ क्या है, फेराडे लॉ की जो मेरी डेफिनेशन, जो मैथमेटिकल फॉर्मूला इंटीग्रल फॉर्म में फेराडे लॉ की, ई डॉट डी एल, यहाँ पे ई डॉट डी एल रिप्रेजेंट करता है ईएमएफ को, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ई डॉट डी एल इसको हम ईएमएफ से भी लिखते हैं, ईएमएफ, ठीक है, इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी ऑफ फाई। यहाँ पे जो फाई है वो है मैग्नेटिक फ्लक्स, बी डॉट एन डी एस, ठीक है, ये वेक्टर है बी और एन कैप डायरेक्शन है, ठीक है। तो दिस इज द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ फेराडे लॉ। अब इसका क्या मतलब है, फेराडे लॉ क्या रिप्रेजेंट करता है, ई डॉट डी एल इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी बी डॉट एन डी एस, ठीक है, ये फेराडे लॉ। फेराडे लॉ का मतलब है यहाँ पे यदि फ्लक्स में चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है किसी सरफेस से, ठीक है, यदि कोई सरफेस, एक लूप है जिसने एक सरफेस एरिया को कवर कर रखा है, मान लो ये एक लूप है, ठीक है, एक लूप है सी, जिसको हम सी कह देते हैं। इस लूप ने एक सरफेस एरिया को कवर कर रखा है, ये एक एरिया है, इस एरिया से एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है, ठीक है, इस लूप से मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है। यदि ये मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ चेंज होगा, यदि ये मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो इस लूप में एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ठीक है, एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, एक करंट प्रोड्यूस होगा जिसे हम ईएमएफ कहेंगे, ठीक है, उसको हम लिखते हैं ई डॉट डी एल से, लाइन इंटीग्रल से, ठीक है। ये कब होगा, जब फ्लक्स टाइम के साथ चेंज होगा, ठीक है। यहाँ पे जो फ्लक्स है टाइम के साथ दो तरीके से चेंज हो सकता है, ठीक है, या तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड चेंज हो, जो मैग्नेटिक फील्ड मान लो पहले 1 टेस्ला था, फिर 2 टेस्ला कर दिया हमने, फिर अगले सेकंड हमने 3 टेस्ला कर दिया, फिर 4 टेस्ला कर दिया, ऐसे भी हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और कैसे फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं, और फ्लक्स को कैसे चेंज कर सकते हैं, लूप का एरिया चेंज कर सकते हैं। ये डी एस है, ये एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो लूप का एरिया, इसको थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ। ये हमारे पास लूप है इस टाइप का, ठीक है, ये इसका सरफेस एरिया है, ठीक है, और ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है बी, ठीक है, और एन कैप है लूप के जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, एन कैप ओरिएंटेशन, यदि लूप की ओरिएंटेशन ये लें हम इस साइड में तो एन कैप होगी लूप के परपेंडिकुलर डायरेक्शन, और थीटा इन दोनों के बीच में एंगल, ठीक है। तो जो फ्लक्स है यदि वो चेंज होगा इस लूप के अक्रॉस, द मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंजिंग विद टाइम, तो एक लूप में एक करंट प्रोड्यूस होगा, एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, जिसको हम ई डॉट डी एल से लिख रहे हैं। दिस इज फेराडे लॉ, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ फेराडे लॉ। अब देखो फ्लक्स है वो 3 तरीके से चेंज हो सकता है, या तो बी चेंज हो, बी का मैग्नीट्यूड चेंज हो, पहले 1 टेस्ला 2 टेस्ला 3 टेस्ला, या लूप का एरिया चेंज हो, डीएस चेंज हो। डीएस चेंज होने का मतलब लूप का एरिया चेंज हो, या क्या चेंज हो सकता है, बी और एन कैप के बीच में एंगल, लूप का जो ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन ऑफ लूप, यदि वो चेंज हो, ओरिएंटेशन ऑफ लूप, ठीक है, लूप थीटा चेंज हो, ये कह सकते हैं, जनरली हम कह सकते हैं थीटा, बी और एन के बीच में जो एंगल है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस डी बाई डी टी बी कोस थीटा डी एस, मतलब थीटा की वैल्यू लगातार चेंज हो तो भी फ्लक्स चेंज हो सकता है। थीटा चेंज होने का मतलब ये लूप रोटेट कर रहा है, ठीक है, लूप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट, जैसे जनरेटर में होता है, ठीक है, लूप है वो रोटेट करता है। देखो मैग्नेटिक फील्ड की चेंज करने की लिमिट, एक लिमिट से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड को चेंज नहीं कर सकते, या एक लिमिट से ज़्यादा हम कम नहीं कर सकते। कितना चेंज कर लेंगे मैग्नेटिक फील्ड को, 2 हम चुंबक रखेंगे, 2 मैग्नेट रखेंगे, तो एक लिमिट है मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने की। और एरिया की भी एक लिमिट है, एरिया कितना बढ़ा लेंगे या कितना कम कर लेंगे उसकी भी एक लिमिट है। लेकिन ओरिएंटेशन है, हम कितने भी और उसको कितना भी रोटेट करवा सकते हैं। वो जो रोटेशन होगी 1 सेकंड में वो कितनी बार रोटेट कर रहा है वो उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, जैसे जनरेटर में होता है। जनरेटर में क्या होता है, उसमें ये थीटा चेंज होता है, जिस वजह से हमारे पास ई डॉट डी एल हमें ईएमएफ मिलता है या करंट मिलता है। अब देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है, और जो हमने गाउस लॉ में पढ़ा था डेल डॉट ई या डेल डॉट ई इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड था ये कंजर्वेटिव फील्ड था, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड था। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे
ये नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड नहीं, ये नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है। नॉन कंजर्वेटिव फील्ड का मतलब है ई डॉट डी एल नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, जो ई डॉट डी एल है वो नॉट इक्वल टू जीरो है, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है। मतलब नॉन कंजर्वेटिव फील्ड होने का मतलब है ये क्लोज लूप बनाता है। ठीक है, ये बात रह गई थी उसमें बताना। कंजर्वेटिव फील्ड है, जो कंजर्वेटिव फील्ड होगा वो क्लोज लूप बनाएगा, नहीं बनाएगा सॉरी, उसका कर्ल जीरो होगा, डेल क्रॉस ई जीरो होगा, मतलब वो क्लोज लूप फॉर्म नहीं होगा यहाँ पे। ठीक, क्लोज लूप नहीं बनेगा। लेकिन नॉन कंजर्वेटिव फील्ड के लिए, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है हमारे पास, इसमें डेल क्रॉस ई नॉट इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, वहाँ पे क्लोज लूप बनेगा, क्लोज लूप बनेगा। यहाँ पे देखो क्लोज लूप बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है, इसका ई डॉट डी एल नॉट इक्वल टू जीरो होगा। तो ये दोनों फील्ड अलग अलग है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान में रखना, ई डॉट डी एल इक्वल टू जीरो। तो दोनों फील्ड है वो अलग अलग है। जो हमने पहले डिस्कस किया था वो फील्ड कौन सा था, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड था। और ये जो फील्ड है ये हमारे पास नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है। पहले वाला कंजर्वेटिव था, ये वाला नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है। ठीक है, तो इसको डेरिवेटिव फॉर्म में लिख देते हैं, इस फैराडे लॉ को। डेरिवेटिव फॉर्म क्या होगी, इसका मतलब क्या है, यदि मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स चेंज हो रहा है किसी सरफेस के क्रॉस, ठीक है, तो हमें एक ईएमएफ मिलेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा लूप के अंदर, नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो ई डॉट डी एल माइनस डी बाई डी टी बी डॉट एन डी एस। ठीक है, ये हमारे पास है इंटीग्रल फॉर्म। अब देखो स्टोक कर्ल थ्योरम से हमें पता है, स्टोक कर्ल थ्योरम यूज करेंगे। स्टोक कर्ल थ्योरम से इस लाइन इंटीग्रल को हम सरफेस इंटीग्रल में चेंज कर सकते हैं। डेल क्रॉस ई डॉट एन कैप डी एस इक्वल टू माइनस डेल बाई डेल टी बी डॉट एन कैप डी एस। सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर लिया हमने स्टोक कर्ल थ्योरम से। ठीक है, इन दोनों को कंपेयर कर दो तो हमारे पास डेल क्रॉस ई आएगा माइनस डेल बाई डेल टी बी। ठीक है, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यदि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे यदि मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा, डी बी बाई डी टी जीरो है, तो यहाँ पे डेल क्रॉस ई जीरो हो जाएगा। अब इसका मतलब देखो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज नहीं हो रहा टाइम के साथ, अब जो फील्ड है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है। ठीक है, ये जो फील्ड है देखो यहाँ पे जो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम इस इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन को हम जो हमारी गाउस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, डेल क्रॉस ई इक्वल टू जीरो, उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, बी को कॉन्स्टेंट करना पड़ेगा टाइम के साथ। बी टाइम के साथ कॉन्स्टेंट हो जाता है तो उस केस में ये जो डेल क्रॉस ई है वो जीरो हो जाता है। अब ये ईएमएफ नहीं है, ऐसा नहीं है भाई ईएमएफ वाला फील्ड जीरो हो गया। ठीक है, ईएमएफ वाले जो फील्ड का एग्जिस्टेंस है वो जब बी टाइम के साथ चेंज हो रहा है तभी उसका एग्जिस्टेंस है, अदरवाइज उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा। ठीक है, समझ रहे हो इस बात को। तुम्हें ये लग रहा होगा भाई सर ई डॉट डी एल भी जीरो हो सकता है यदि कंडीशन ये जीरो हो जाए, या डेल क्रॉस ई भी जीरो हो सकता है यदि ये जीरो हो जाए। यदि ये जीरो हो जाएगा तो इस ई का एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा, ये ई एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, ये जो ईएमएफ वाला ई है, ठीक है, जो क्लोज लूप बना रहा है, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है, उसका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा यदि मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ, यदि फ्लक्स टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, तो फिर वो ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड वाला है हमारे पास। ठीक है, तो इन दोनों ई में डिफरेंस तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, बस फैराडे लॉ इतना ही है हमारे पास। मतलब किसी फ्लक्स में यदि किसी सरफेस के क्रॉस यदि फ्लक्स में चेंज हो रहा है तो हमें एक ईएमएफ मिलेगा, और जो ई मिलेगा हमें वो नॉन कंजर्वेटिव फील्ड होगा। मतलब उसका ई डॉट डी एल नॉट इक्वल टू जीरो होगा, डेल क्रॉस ई नॉट इक्वल टू जीरो होगा। मतलब ये क्लोज लूप बनाएगा। ठीक है, जो पहले वाला फील्ड था, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड था ये वाला, ये क्लोज लूप नहीं बनाता है, ये क्लोज लूप नहीं बनाता है। ठीक है, ये क्लोज लूप बनाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं जो नेक्स्ट लॉ हमने पढ़ा है, एम्पियर लॉ। डिस्कस करते हैं हम एम्पियर लॉ के बारे में। देखो एम्पियर लॉ भी हमने डिस्कस किया है और एम्पियर लॉ के हमने काफ़ी क्वेश्चन भी डिस्कस किए हैं। देखो एम्पियर लॉ क्या है, एम्पियर लॉ में बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नोट आई। ठीक है, और यहाँ पे जो आई है वो आई इनक्लोज्ड की हम बात कर रहे हैं।
मान लो एक हमारे पास एक लूप है, ठीक है, एक लूप है, इस लूप से आई करंट पास कर रहा है और ये जो करंट है ये स्टडी करंट है। स्टडी करंट का मतलब टाइम के साथ इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही, फिक्स है इसकी वैल्यू, टाइम के साथ ये वैल्यू चेंज नहीं हो रही, ठीक है। तो नेट करंट कितना पास हो रहा है इस लूप से, इस लूप की ओरिएंटेशन ये है, ठीक है। जो करंट है पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है वो करंट की ओरिएंटेशन पे डिपेंड करेगा। ये सब कुछ डिस्कस किया है, ठीक है, जब एम्पियर लॉ हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी वाले लेक्चर में, वहाँ हमने अच्छे से डिस्कस किया, ठीक है। तो बी डॉट डी एल होगा हमारे पास म्यू नॉट आई। इसकी जो डेरिवेटिव फॉर्म होगी, इसको पहले स्टोक्स थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं, डेल क्रॉस बी डॉट एन कैप डी एस, और आई को हम क्या लिख सकते हैं, जे डॉट डी एस, ठीक है, म्यू नॉट आई को हम लिख सकते हैं जे डी एस, ठीक है। इसको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आएगा डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू नॉट जे। दिस इज द डेरिवेटिव फॉर्म ऑफ एम्पियर लॉ और ये इसकी इंटीग्रल फॉर्म है, ठीक है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये हमारे पास क्लोज लूप बनाएगा अराउंड द करंट, ठीक है। जो करंट है हमारे पास, जो करंट कैरिंग वायर है इसके अराउंड क्लोज लूप फॉर्म करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास है एम्पियर लॉ। अब देखो अब हमारे पास हमने चारों लॉ डिस्कस कर लिए हैं। चारों लॉ को एक बार मैं लिख देता हूँ। जो चार इक्वेशन है उनकी सभी की मैं डिफरेंशियल फॉर्म लिख देता हूँ। उनकी जो सभी की डिफरेंशियल, जो फर्स्ट लॉ था हमारे पास वो था डेल डॉट ई इक्वल टू जो गाउस लॉ रो बाय एप्सिलॉन नॉट। सेकंड था हमारे पास डेल डॉट बी इक्वल टू 0। थर्ड था हमारे पास फैराडे लॉ डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस डेल बी बाय डेल टी। और जो फोर्थ लॉ था डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू नॉट जे। तो ये चारों हमारे पास इक्वेशंस है, जो चारों लॉज है, ठीक है। अब मैक्सवेल ने इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड किया था। मैक्सवेल ने ये बताया था भाई ये इक्वेशन सही है, कंप्लीट है एकदम अपने आप में, ये इक्वेशन भी एकदम अपने आप में कंप्लीट है। यदि इस इक्वेशन का हम दोनों तरफ डाइवर्जेंस लें, इक्वेशन थर्ड का दोनों तरफ डाइवर्जेंस लें, तो देखो क्या आएगा हमारे पास, डेल डॉट डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी डेल क्रॉस डेल डॉट बी, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है ये मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है, डाइवर्जेंस ऑफ एनी कर्ल ऑफ एनी वेक्टर फील्ड इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल है, मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज है ये। और यहाँ से हमें पता है सेकंड इक्वेशन से डेल डॉट बी 0 है, तो ये राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ हो रही है 0 के 0 इक्वल है, ठीक है। लेकिन जो एम्पियर लॉ है फोर्थ इक्वेशन, यदि इसमें हम डाइवर्जेंस लें डेल डॉट डेल क्रॉस बी, ठीक है, इसका डाइवर्जेंस लें म्यू नॉट डेल डॉट जे। अब ये हमें पता है मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है 0 के इक्वल होगा, तो डेल डॉट जे 0 के इक्वल होना चाहिए, डेल डॉट जे है वो 0 के इक्वल होना चाहिए इस कंडीशन को, इस लॉ को सेटिस्फाई होने के लिए। तो जो एम्पियर लॉ है सिर्फ तभी वैलिड होगा जब डेल डॉट जे की वैल्यू 0 है। अब यहाँ पे हम पहले डिस्कस करते हैं डेल डॉट जे का मतलब क्या है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और डेल डॉट 0 का क्या मतलब होगा, पहले जब हम ये समझेंगे भाई डेल डॉट जे का क्या मतलब है, फिर हमें समझ आएगा डेल डॉट जे इक्वल टू 0 का क्या मतलब है। और जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी एम्पियर लॉ वैलिड होगा। इसके अलावा यदि डेल डॉट जे नॉट इक्वल टू 0 है, डेल डॉट जे नॉट इक्वल टू 0 है, उस केस में एम्पियर लॉ अप्लाई नहीं होता है। इसी को मैक्सवेल ने मॉडिफाइड किया था, ठीक है। तो इसका मॉडिफिकेशन देखते हैं। पहले हम समझते हैं डेल डॉट जे इक्वल टू 0 का क्या मतलब है। देखो डेल डॉट जे इक्वल टू 0 का क्या मतलब है, देखो हमारे पास कोई भी क्लोज वॉल्यूम है, एक सरफेस है, एक क्लोज वॉल्यूम है, इस सरफेस ने एक वॉल्यूम को कवर कर रखा है। इस वॉल्यूम के अंदर हमारे पास चार्ज डेंसिटी है रो, चार्ज डेंसिटी है रो चार्ज डेंसिटी है। अब मान लो इस सरफेस से जो करंट है वो बाहर की तरफ फ्लो हो रहा है, करंट डेंसिटी जे की हम बात करें, जो करंट है वो बाहर की तरफ फ्लो हो रहा है, जो करंट है वो, जो करंट का जो फ्लक्स है वो आउटवर्ड फ्लक्स है। इसका मतलब क्या है, जो डाइवर्जेंस है उस करंट का वो ग्रेटर देन 0 है। डाइवर्जेंस क्या है उस करंट का, ग्रेटर देन 0। करंट है वो बाहर की तरफ फ्लो कर रहा है, मतलब जो अंदर चार्ज डेंसिटी है, करंट किस वजह से फ्लो करता है, चार्ज के फ्लो होने की वजह से करंट फ्लो करता है, ठीक है। मतलब चार्ज करंट यदि बाहर फ्लो हो रहा है मतलब उसका डाइवर्जेंस ग्रेटर देन 0 है, ये जे करंट डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। करंट बाहर की तरफ फ्लो कर रहा है तो डेल डॉट जे ग्रेटर देन 0 है, मतलब अंदर चार्ज डेंसिटी डिक्रीज हो रही है,
ठीक है। तो यहाँ से एक इक्वेशन आती है जिसे हम कहते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन, सबसे बेसिक इक्वेशन है, फंडामेंटल इक्वेशन है, ठीक है। डेल डॉट जे इक्वल टू माइनस डेल रो बाय डेल टी। इस इक्वेशन का क्या मतलब है? इस इक्वेशन का मतलब है यदि करंट है वो बाहर की तरफ फ्लो कर रहा है, फ्लक्स है सरफेस से बाहर निकल रहा है, तो अंदर चार्ज डेंसिटी है वो डिक्रीज कर रही है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आया। ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास है कंटिन्यूटी इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम कहेंगे कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन मतलब यदि चार्ज डेंसिटी अंदर कम हो रही है तो करंट बाहर की तरफ फ्लो कर रहा है, यदि जो करंट है वो अंदर की तरफ फ्लो कर रहा है बाहर से, तो उस केस में डेल डॉट जे लेस देन जीरो होगा। डेल डॉट जे लेस देन जीरो होगा, इसका मतलब क्या है? जो हमारे पास डेल रो बाय डेल टी है वो यहाँ पे इंक्रीज करेगा, मतलब अंदर चार्ज डेंसिटी टाइम के साथ इंक्रीज करेगी। करंट अंदर फ्लो कर रहा है तो अंदर चार्ज डेंसिटी इंक्रीज कर रही है, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी की हम बात कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी यहाँ पे अंदर इंक्रीज करिए। दोनों केस डिस्कस करेंगे, यदि हम यहाँ पे कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा और नेगेटिव चार्ज है तो क्या होगा। तो अंदर चार्ज डेंसिटी इंक्रीज कर रही है यदि फ्लक्स इनवर्ड है, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे कंटिन्यूटी इक्वेशन। और एम्पियर लॉ से क्या कंडीशन आ रही है हमारे पास? डेल डॉट जे इक्वल टू जीरो। डेल डॉट जे इक्वल टू जीरो का क्या मतलब है? यहाँ पे डेल डॉट जे इक्वल टू जीरो का मतलब डेल रो बाय डेल टी इक्वल टू जीरो। इसका मतलब एम्पियर लॉ सिर्फ वैलिड तभी होगा जब डेल रो बाय डेल टी जीरो है। डेल रो बाय डेल टी जीरो होने का मतलब है जो चार्ज डेंसिटी है वो यदि कॉन्स्टेंट है, चार्ज डेंसिटी यदि कांस्टेंट है तभी एम्पियर लॉ है वो वैलिड होगा। और कुछ केस ऐसे होंगे जहाँ पे चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, ठीक है। तो मैं बहुत सारे केस ऐसे होंगे जहाँ पे चार्ज डेंसिटी स्पेस में कांस्टेंट नहीं होगी, लेकिन फिर भी वहाँ हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। करंट तो है, वहाँ पे चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट नहीं हुआ तो क्या हुआ? करंट तो है, लेकिन फिर भी हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। लेकिन एम्पियर लॉ के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं होना चाहिए था, वहाँ पे बी डॉट डी एल जीरो होना चाहिए था, लेकिन बी डॉट डी एल जीरो नहीं होता है। यदि डेल डॉट जे जीरो नहीं है फिर भी बी डॉट डी एल जीरो नहीं होता है वहाँ पे, ठीक है। एम्पियर लॉ ने क्या कहा था? यदि डेल डॉट जे जीरो है तभी बी डॉट डी एल हमें मिलेगा, और डेल डॉट जे जीरो नहीं है उस केस में एम्पियर लॉ वैलिड नहीं होता है, ठीक है। तो इसी को मैक्सवेल ने मॉडिफाइड किया था। तो जो चार्ज डेंसिटी, एम्पियर लॉ क्या कहता है? चार्ज डेंसिटी टाइम के साथ कांस्टेंट होनी चाहिए, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे केस थे जैसे कैपेसिटर है, वहाँ पे यदि हम कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट कर दें तो चार्ज डेंसिटी है जो प्लेट के ऊपर चार्ज डेंसिटी है वो टाइम के साथ चेंज होती है, ठीक है। तो वहाँ पे भी कैपेसिटर के अंदर भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। थोड़ा सा इसको और डिस्कस करते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन को अच्छे से, और फिर देखते हैं मैक्सवेल ने जो फोर्थ इक्वेशन थी, मतलब जो एम्पियर लॉ अभी इनकम्प्लीट है, वो सिर्फ वैलिड कब होगा? जब डेल डॉट जे जीरो है तभी वैलिड होगा। डेल डॉट जे नॉट इक्वल टू जीरो के लिए एम्पियर लॉ वैलिड नहीं है। तो मैक्सवेल ने एम्पियर लॉ को थोड़ा सा मॉडिफाइड किया था, और कैसे मॉडिफाइड किया था वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी कंटिन्यूटी इक्वेशन को और हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखो, यदि हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है अंदर और चार्ज डेंसिटी रो है और पॉजिटिव चार्ज है और करंट बाहर की तरफ फ्लो कर रहा है, करंट बाहर की तरफ फ्लो कर रहा है, मतलब डेल डॉट जे ग्रेटर देन जीरो है, मतलब चार्ज डेंसिटी है वो डिक्रीज कर रही है अंदर, ठीक है। और यदि करंट अंदर की तरफ फ्लो कर रहा है तो डेल डॉट जे लेस देन जीरो है, और उस केस में डेल रो बाय डेल टी है वो इंक्रीज कर रहा है, मतलब अंदर चार्ज डेंसिटी, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी इंक्रीज कर रही है। यही सेम केस यदि हम नेगेटिव चार्ज डेंसिटी की बात करें, सिर्फ नेगेटिव चार्ज है, सिर्फ हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, और यदि हम कहें भाई चार्ज डेंसिटी कम हो रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, चार्ज डेंसिटी कम हो रही है किसी वॉल्यूम के अंदर, मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, चार्ज डेंसिटी कम हो रही है, मतलब करंट अंदर की तरफ फ्लो कर रहा है, जो करंट है हमारा अंदर की तरफ फ्लो कर रहा है, मतलब डेल डॉट जे ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है। समझ आ रही है बात? चार्ज बाहर निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, और जो करंट इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, मतलब करंट अंदर जा रहा है, मतलब डेल डॉट जे लेस देन जीरो होगा यहाँ पे, ठीक है। डेल डॉट जे लेस देन जीरो है, इसका मतलब है यहाँ पे जो डेल रो बाय डेल टी है, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी नेगेटिव है, चार्ज डेंसिटी नेगेटिव, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास? नेगेटिव चार्ज डेंसिटी के लिए डेल डॉट जे इक्वल टू डेल रो बाय डेल टी, क्योंकि रो नेगेटिव हो जाएगा, चार्ज डेंसिटी नेगेटिव है, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी डेल डॉट जे लेस देन जीरो है, मतलब चार्ज डेंसिटी है वो डिक्रीज कर रही है। और यदि इलेक्ट्रॉन बाहर से अंदर आ रहे हो, इलेक्ट्रॉन है बाहर से अंदर आ रहे हो और करंट बाहर फ्लो होगा, यदि इलेक्ट्रॉन अंदर आएंगे तो करंट बाहर फ्लो होगा, तो डेल डॉट जे ग्रेटर देन जीरो होगा। उस केस में हमारे पास जो चार्ज डेंसिटी है डेल रो बाय डेल टी
वो इंक्रीज़ करेगी, ठीक है। जो डेल रो बाई डेल टी है वो इंक्रीज़ करेगी यहाँ पे। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन है वो चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करती है। यदि हमारे पास पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है तो ये हमारे पास कंटिन्यूटी इक्वेशन है, हमारे पास नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है तो हमारे पास ये कंटिन्यूटी इक्वेशन है। इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे चार्ज डेंसिटी अंदर कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है, किसी वॉल्यूम के अंदर चार्ज डेंसिटी इंक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, उस पर डेल डॉट जे की वैल्यू डिपेंड करे। यदि चार्ज डेंसिटी कॉन्स्टेंट है उस केस में डेल डॉट जे 0 होगा, जो मैक्सवेल ने, जो एम्पियर ने भी जो बताया था, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट जे। ठीक, हम डिस्कस करते हैं मैक्सवेल ने जो एम्पियर लॉ है उसको कैसे मॉडिफाइड किया, कैसे उसमें टर्म ऐड की, कौन सी टर्म ऐड की, उसको हम फाइंड करते हैं यहाँ पे। देखो हमारे पास एम्पियर लॉ क्या है, उसकी जो डिफरेंशियल फॉर्म है, डेरिवेटिव फॉर्म है, वो है म्यू नॉट जे। और एम्पियर लॉ वैलिड किसके लिए, सिर्फ डेल डॉट जे इक्वल टू 0 के लिए ही वैलिड है। लेकिन कुछ केस ऐसे हैं जहाँ पे डेल डॉट जे 0 नहीं है फिर भी हमें मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है, लेकिन वहाँ एम्पियर लॉ अप्लाई नहीं हो रहा। वो कौन सा केस है, कैपेसिटर का। एक कैपेसिटर है, उसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, ये पॉजिटिव प्लेट है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। यहाँ पे करंट आई फ्लो हो रहा है, यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। इस करंट की वजह से यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। एम्पियर लॉ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, यदि करंट वायर है इसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, उसको हम एम्पियर लॉ से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई भी करंट नहीं इस रीजन में, ठीक है। ये वैक्यूम है, कैपेसिटर के बीच दोनों प्लेट है, इनके बीच में कोई भी करंट नहीं फ्लो कर रहा। करंट तब कब फ्लो करता है, जब मीडियम हो, कंडक्टिंग मीडियम हो, तब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है और करंट फ्लो होता है। यहाँ करंट फ्लो नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है, वो हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे फिर भी एक प्रैक्टिकली देखा गया एक मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन कोई करंट नहीं है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स क्या है, ठीक है। तो सोर्स क्या हो सकता है यहाँ पे, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये तब तक प्रोड्यूस होगा जब तक प्लेट पे जो चार्ज है वो चेंज हो रहा है। जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे कैपेसिटर के प्लेट पे चार्ज है वो चेंज होगा, 0 से मैक्सिमम तक बढ़ेगा, ठीक है। आरसी सर्किट में हमने पढ़ा होगा, आरसी सर्किट, देखो आरसी सर्किट में क्या होता है, ये रेजिस्टेंस है हमारे पास, ये कैपेसिटर है, इसको एक जैसे ही हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं कैपेसिटर पे चार्ज की वैल्यू बढ़ती है। और कब तक बढ़ती है, जब कैपेसिटर फुल चार्ज नहीं हो जाता तब तक चार्ज की वैल्यू बढ़ती है। क्यूब और टाइम का यदि हम ग्राफ बनाएं तो कुछ इस टाइप का ग्राफ आता है, सी वी, वी वोल्टेज है, सी कैपेसिटेंस है, ठीक है, कैपेसिटर का। तो Q इक्वल टू सी, तो हमारे पास ये फॉर्मूला है 1 माइनस ई क्यू आर माइनस टी बाई आर सी, ठीक है। ये हम पढ़ते हैं, ठीक है। आरसी सर्किट में किसी कैपेसिटर को एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो चार्ज की वैल्यू लगातार इंक्रीज़ होती है, ठीक है। कब तक इंक्रीज़ होगी, जब तक कैपेसिटर फुल चार्ज नहीं हो जाता। जब कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाएगा तो उसके पास जो चार्ज की वैल्यू होगी वो होगी सी वी, मैक्सिमम चार्ज, ठीक है। ये धीरे धीरे इंक्रीज करेगा और एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे ये फुल चार्ज हो जाएगा, उसके बाद चार्ज की वैल्यू चेंज। अब जब तक चार्ज की वैल्यू चेंज होगी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा, जब तक यहाँ पे चार्ज की वैल्यू चेंज होगी। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा क्या है, चार्ज डेंसिटी। सिग्मा क्या है यहाँ पे, चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज की वैल्यू टाइम के साथ चेंज हो रही है, सिग्मा की वैल्यू टाइम के साथ चेंज होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू टाइम के साथ चेंज होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू टाइम के साथ चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और मैग्नेटिक फील्ड कब तक प्रोड्यूस होगा, जब तक चार्ज की वैल्यू चेंज होगी प्लेट पर, या चार्ज डेंसिटी में चेंज होगा। चार्ज डेंसिटी में चेंज हो रहा है, यहाँ पे यदि हम एक क्लोज लूप लें, एक क्लोज लूप बनाए, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी चेंज हो रही है, चार्ज डेंसिटी में चेंज हो रहा है, मतलब यहाँ पे डेल डॉट जे नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। डेल डॉट जे नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब यहाँ पे हम एम्पियर लॉ वैलिड नहीं है। एम्पियर लॉ क्या कहता है, यदि डेल डॉट जे नॉट इक्वल टू 0 है तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड ये कैलकुलेट करके हमें नहीं दे सकता। तो इसलिए मैक्सवेल ने एम्पियर लॉ को मॉडिफाइड किया। मैक्सवेल ने कहा भाई यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टर्म होगी, और वो एक्स्ट्रा टर्म क्या है, किस पे डिपेंड करेगी, वो हम फाइंड करते हैं, ठीक है। तो मैक्सवेल ने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड कर दी। अब ये जो एक्स्ट्रा टर्म है इसको हमने x कंसीडर कर लिया, अब इस x की वैल्यू फाइंड करते हैं, ये x है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डेल क्रॉस b इक्वल टू म्यू नॉट जे प्लस एक्स, ठीक है। इसका दोनों तरफ डाइवर्जेंस लेंगे, इस एक्स्ट्रा टर्म की हम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, म्यू नॉट डेल डॉट जे प्लस डेल डॉट एक्स, ठीक है। ये टर्म 0 हो जाएगी,
मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये हमारे पास म्यू नॉट डेल डॉट जे प्लस डेल डॉट एक्स, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डेल डॉट एक्स क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस म्यू नॉट डेल डॉट जे। और कंटिन्यूटी इक्वेशन से हमें क्या पता है, कंटिन्यूटी इक्वेशन से हमें पता है डेल डॉट जे इक्वल टू माइनस डेल रो बाय डेल टी, ठीक है। यदि डेल रो बाय डेल टी जीरो है तो उस केस में डेल डॉट एक्स भी जीरो हो जाएगा, मतलब एक्स भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। यदि जो चार्ज डेंसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही, लेकिन कैपेसिटर के अंदर एक प्लेट पे चार्ज डेंसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस म्यू नोट माइनस डेल रो बाय डेल टी। तो इसको हम लिख सकते हैं म्यू नोट डेल रो बाय डेल टी। और हमें पता है फर्स्ट इक्वेशन से यहाँ पे जो फील्ड प्रोड्यूस होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। इस कैपेसिटर के प्लेट के बीच में जो फील्ड, ये हमने डिस्कस भी किया, कैपेसिटर के प्लेट के बीच में जो फील्ड है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के लिए हमें पता है डेल डॉट ई इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट। तो रो क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट डेल डॉट ई। तो आ जाएगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल रो बाय डेल टी। रो की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे हम, रो की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट डेल डॉट ई डी बाय डी टी डेल डॉट ई, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा डेल डॉट एक्स। तो ये इस इक्वेशन को हम कंपेयर कर लेंगे, यहाँ पे डेल डॉट टाइम डेरिवेटिव है और डेल है, डाइवर्जेंस है, और दोनों आपस में इंडिपेंडेंट ऑपरेटर है। दोनों आपस में इंडिपेंडेंट है तो इनको हम इंटरचेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। दोनों आपस में इंडिपेंडेंट ऑपरेटर है तो इनको इंटरचेंज कर सकते हैं हम। डेल डॉट इसको हम लिख सकते हैं डी ई बाय डी टी, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको हम, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। दोनों को कंपेयर करेंगे तो एक्स की वैल्यू आएगी म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाय डेल टी। ये वो टर्म है, एक्स्ट्रा टर्म, जो हम इस इक्वेशन में ऐड करेंगे, ठीक है। इसको ऐड करते हैं, फिर देखते हैं ये फाइनल टर्म इसका क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है। इस टर्म को हम ऐड करेंगे इसमें, तो हमारे पास क्या आएगा, डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू नॉट जे प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाय डेल टी। म्यू नॉट को कॉमन ले लिया, जे प्लस एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाय डेल टी। और फिजिक्स में हमें पता है दो फिजिकल क्वांटिटी को हम तभी ऐड कर सकते हैं जब वो दोनों सेम नेचर की हो। तो ये करंट डेंसिटी है तो ये भी एक टाइप की करंट डेंसिटी होगी, और इसे कहा गया डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। जेडी से इसको रिप्रेजेंट किया, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। ये हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। तो ये हमारे पास फाइनल एम्पियर लॉ होगा, ठीक है, जो मैक्सवेल ने मॉडिफाइड किया। एम्पियर लॉ ने तो बस इतने दिया था, मैक्सवेल ने डेल डॉट जे इक्वल टू नॉन जीरो वाले केस को भी ऐड किया, और ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ कांस्टेंट करंट डेंसिटी से ही प्रोड्यूस नहीं हो सकता। यदि चार्ज डेंसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड में वेरिएशन हो रहा है, वहाँ पे भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है। मतलब मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड में, जैसे हमने फैराडे लॉ में देखा था भाई, मैग्नेटिक फील्ड में यदि चेंज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। उसका जस्ट अपोजिट है, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड में टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। किस वजह से, इसको एक करंट का नाम दे दिया। कोई ये वैसा करंट नहीं है जैसा ये कंडक्शन करंट, जैसा इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से जो वायर के अंदर फ्लो होता है, ये वैसा करंट नहीं है। इसको नाम करंट दिया गया है, लेकिन एक्चुअल में ये कोई फिजिकल करंट नहीं है। एक्चुअल में स्पेस में क्या हो रहा है, स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड के यहीं से ईएम वेव का कॉन्सेप्ट आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं, किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, इसलिए ईएम वेव है वो बिना मीडियम के भी ट्रैवल कर सकती है। कोई भी मीडियम नहीं चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये दोनों फैराडे लॉ और एम्पियर लॉ ये प्रूफ करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं हम, और मैग्नेटिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ कंडीशन इम्पोज होती है। यदि वो टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं, कितना चेंज हो रहा है, वो सब उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो हमारे पास जो फाइनल मैक्सवेल इक्वेशन होगी, यहाँ पे मैक्सवेल ने इन चारों इक्वेशन को मॉडिफाइड, 3 इक्वेशन तो एग्जैक्ट थी, एम्पियर लॉ में कुछ कमियां थी, उसको पूरा किया, और फाइनल 4 मैक्सवेल इक्वेशन दी गई। मैक्सवेल ने 4 इक्वेशन लिखी जो कंप्लीट इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को रिप्रेजेंट करती है। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है डेल डॉट ई इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट। सेकंड इक्वेशन है डेल डॉट बी इक्वल टू 0। जो थर्ड इक्वेशन है वो है हमारे पास डेल क्रॉस बी इक्वल टू
डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू डेल बी बाय डेल टी। और जो फोर्थ इक्वेशन है हमारे पास डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे प्लस एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाय डेल टी। और इसे कहा गया डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी से हम टोटल डिस्प्लेसमेंट करंट भी निकाल सकते हैं, जे डी डी एस। ठीक है, जे डी इंटू डी एस। यहाँ से हम टोटल कोई सरफेस लेंगे, यदि हम उस सरफेस से टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट करंट पास हो रहा है। एक्चुअल में कोई फिजिकल करंट पास नहीं हो रहा, लेकिन उसको हम करंट की तरह मान सकते हैं। मैथमेटिकली वो वैसा रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में कोई फिजिकल करंट नहीं है कैपेसिटर की प्लेट के बीच में। ठीक है, तो ये चार हमारे पास मैक्सवेल इक्वेशन है। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है वो गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की हम बात कर रहे हैं, जो कंजर्वेटिव फील्ड है। डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0 का मतलब है यहाँ पे गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स। ठीक है, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो नॉन कंजर्वेटिव फील्ड होगा, जिसका कर्ल 0 नहीं है। मैग्नेटिक पोटेंशियल डिफाइन नहीं कर सकते, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन कर सकते हैं। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है? ये नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसका कर्ल नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, ये जो इक्वेशन है इसके लिए डेल क्रॉस ई 0 होगा। ये कंजर्वेटिव फील्ड है, ये नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है, जिसका कर्ल ई नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, और ये क्लोज लूप बनाता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज लूप नहीं बनाता। ये सब पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए। और ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, जो किस वजह से प्रोड्यूस हो सकता है? एक तो सिंपल जो करंट डेंसिटी हमारे इलेक्ट्रॉन की फ्लो की वजह से जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसकी वजह से भी प्रोड्यूस हो सकता है। और इसका एक और सोर्स है, दो सोर्स है इस मैग्नेटिक फील्ड के। एक तो करंट सोर्स, फिजिकल जो करंट है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, करंट प्रोड्यूस हो रहा है, उसकी वजह से भी प्रोड्यूस हो सकता है। इसका एक और सोर्स है, क्या सोर्स है वो? इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि वेरिएशन हो रहा है या चार्ज डेंसिटी में वेरिएशन हो रहा है किसी वॉल्यूम के अंदर, ठीक है, तो वहाँ पे भी एक टाइप का मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, यदि ये 0 है, म्यू नॉट जे 0 है, तो उस केस में भी हमें एक डेल क्रॉस बी मिल सकता है। जरूरी नहीं है डेल क्रॉस बी वहाँ 0 होगा, वो डिपेंड करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रहा है नहीं हो रहा। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द मैक्सवेल इक्वेशन। बाकी इस पर हम प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम इसकी सारी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स है, डिस्प्लेसमेंट करंट पे बेसिकली प्रॉब्लम्स बनती है, जो भी बनेगी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट पे प्रॉब्लम बनेगी, वो हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे वो पॉइंटिंग वेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। पॉइंटिंग वेक्टर डिस्कस करेंगे, फिर हम डिस्कस करेंगे, बाद हम देखते हैं, हम बाउंड्री कंडीशन डिस्कस करते हैं, ईएम वेव डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या क्या है? पॉइंटिंग वेक्टर है, ये बड़ा टॉपिक है थोड़ा सा। पॉइंटिंग वेक्टर के बाद पहले इसके क्वेश्चन करेंगे हम मैक्सवेल इक्वेशन के। पॉइंटिंग वेक्टर के बाद मैक्सवेल इक्वेशन इन मैटर में मैक्सवेल इक्वेशन क्या होगी। उसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा बाउंड्री कंडीशन, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के लिए बाउंड्री कंडीशन। एक बार बाउंड्री कंडीशन हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए डिस्कस की हुई है, लेकिन हम कंबाइंड डिस्कस करेंगे। बाउंड्री कंडीशन के बाद हम जाएंगे ईएम वेव पे। फिर ईएम वेव जो भी वैक्यूम में, डाइलेक्ट्रिक में, कंडक्टिंग मीडियम में, प्लाज्मा में, फ्रेजनल लॉज वगैरह, वो सब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।